देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूरों के सड़कों पर पैदल चलती हुई तस्वीरें हम सभी लोगों ने देखी है। उदयपुर न्यूज़ ने मजदूरों को हो रही तकलीफ की आवाज़ भी उठाई थी। हमारे साथ इसी क्रम में राजेश जी सिंघवी, जो कि पूर्व पार्षद हैं और श्रमिक संगठन C2 के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो मजदूर हैं, जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से तकलीफ देख रहे थे, उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को किस तरह के प्रयास करने चाहिए थे और किस तरह के प्रयास अभी किए गए हैं। क्योंकि आप एक श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आप क्या सोचते हैं उन मजदूरों के लिए जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, इस विपदा के समय इन परेशानियों को झेल रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात बने हैं मजदूरों के इस देश के, और जो इस देश का निर्माता है मजदूर, और जिस विकास के एजेंडे पर सरकारें हमेशा देश में वोट लेती रही है, उसका मुख्य आधार मजदूर है। लेकिन 25 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ और उसके बाद उनको उम्मीद थी कि जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम लोग अपने जिन शहरों में काम करते वहीं हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक महीने बाद जब स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो पूरे देश में मजदूर सड़कों पर इसलिए निकले कि उन्हें जिंदा रहना और उनके गांव में जाकर ही उनको अपनी अगर मौत भी आए तो उनके बीच में रहना है। अब सवाल ये बनता है कि उन मजदूरों के लिए जो हालात ये बने उनके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर कई तरह के सवाल उसमें उठते हैं, जिसमें सामाजिक संगठन हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं, और भी जो कुछ संस्थाएं हैं। आखिर उन्होंने क्यों काम किया नहीं किया, या सरकार की क्या जिम्मेदारी थी। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है CITU, उन्होंने पूरे देश में जहाँ पर जैसी क्षमताएं हैं वहाँ पर उन्होंने उन मजदूरों के लिए काम किया, प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया। जैसे हम लोग भी यहाँ उदयपुर में लगातार जब से लॉकडाउन हुआ उसके 2 दिन बाद से हम लोग यहाँ पे जो मजदूर हैं उनके लिए खाना मुहैया कराने, जो बंगाल के, बिहार के मजदूर, उड़ीसा के जो हमारे संपर्क में आए, उनके हमने जाने की व्यवस्था के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, उनके लिए खाने उपलब्ध कराए, राशन किट उपलब्ध कराए। ये सारे हम लोग जो काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो श्रमिक संगठन है या जो सामाजिक संस्था है वो सरकार नहीं है, न सरकार का विकल्प हो सकती है। इसलिए जो संसाधन है, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारों के पास, वो किसी ट्रेड यूनियन के पास या सामाजिक संस्थानों के पास नहीं है। हो सकता है ट्रेड यूनियन की भी कई कमजोरियां रही हो, वो एक अलग इशू है जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो। अब हमारे यहाँ पर होता है क्या कि कोई ट्रेड यूनियन जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो दूसरी राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराता है, और वो वाला उसको जिम्मेदार ठहराता है, और उनको फुटबॉल बना रखा है। और ये जो तमाशा बना रखा है, आप देखो जिस ढंग से हमारे जो उदयपुर में जो नेता है उनकी जो भाषा है, कुत्ते, बिल्ले, पिल्ले, देख लूंगा, चीर दूंगा। अरे यार, ये क्या मतलब आप कर रहे हो? थोड़ी बहुत भी अगर गंभीरता हो तो आपको जो श्रमिक है उनके लिए काम करना चाहिए। प्रशासन और सरकार की भी जहाँ तक बात है वो काफ़ी देर से चेता है। आज हम लोग बलीचा में जाके आए तो वहाँ पर हमने मालूम किया तो आज प्रवासी मजदूर है वो पैदल नहीं चल रहा है। हमारी ये सुनने में आया था हमको बलीचा में कि वहाँ पर जो लोग अभी तक खाना उपलब्ध करा रहे थे मजदूरों को, तो वहाँ पर शायद वो बंद कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर स्थिति देख के आए तो हम लोग उस जिम्मेदारी को लेने को भी तैयार हैं। अगर हमको ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पर मजदूर जा रहे हैं तो हम हर तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और जहाँ तक सरकार, मुझे लगता है कि जो अभी भी जो स्थितियाँ बनती है तो ये बहुत भयानक स्थितियाँ हैं। और अगर वक्त रहते सरकार ने अभी भी उनके पास जो अभी काम करना चाहिए, सबसे पहले तो ये सम्मान के साथ जो है मजदूर को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। और उसमें ये जो नुराकिस्ती कर रखी है कि वो किराया वो देगा, हमने दिया, ट्रेन चलाई हमने, बस हमने चलाई, ये जो मतलब भाषा है, मुझे लगता है हम लोग देश में रह रहे हैं या राज्य के नागरिक हैं। ये भी एक सवाल आप सामने आया। हम भारत देश के लोग, तो यूँ लगता है जैसे वो भारत पाकिस्तान की सीमाएं हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो ये नेताओं की जो संकीर्णता, ये जो विचार है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक विचार है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो अलग अलग संगठन भी बने हुए हैं जो श्रमिकों के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो बीजेपी की बुराई करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, और जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस का विरोध करेंगे। क्या ऐसे समय में, विपदा के समय में बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर एकजुट होने की ज़रूरत नहीं थी? क्या मजदूर, आप क्या मानते हैं कि सच में मजदूर जो है वो सड़कों पे अभी तक परेशान हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल, दोनों बात का ही जवाब। एक, अभी ये जो झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ के पूरे देश के मजदूरों के संगठनों को एक होकर उस बात को कहनी चाहिए। और जहाँ तक एक पार्टी के जो श्रमिक संगठन हैं
वहाँ की सरकारें सारे श्रम कानूनों को खत्म करती है, तो राजस्थान में भी हमारी सरकार जो है वो 8 घंटे के काम को 12 घंटे करती है। तो ये जो नुरा कुश्ती का खेल है, मुझे ऐसा लगता है ये नुरा कुश्ती है दरअसल। और दूसरा जो ये बात है कि भाई आज क्या किया जाए, तो सवाल यही बनता है कि आज हम सभी लोग एक होकर अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आने वाला जो इतिहास है वो हमको माफ नहीं करेगा। सर, एक तरफ केंद्र से जुड़े लोग यह कहते हैं कि श्रमिकों के लिए और मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह तक या उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए केंद्र ने ट्रेनों का संचालन किया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार से जुड़े लोग यह कहते हैं कि जो बसों का संचालन है वो उन्होंने किया है, क्योंकि राज्य से बसें चल रही है और केंद्र से ट्रेनें चल रही है। अब सभी अपना क्रेडिट लेने को उतारू हो गए हैं, क्योंकि हमारे ही प्रयास से ये काम हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। केंद्र से जुड़े लोग केंद्र की बात करते हैं, राज्य से जुड़े लोग राज्य की बात करते हैं। क्या यह समय क्रेडिट लेने का है? क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत संकीर्ण और बचकाना वाली बात है कि हमने बस चलाई और हमने ट्रेनें चलाई है। और अभी भी वास्तविकता देखें तो ट्रेनों और बसों में पैसे लिए जा रहे हैं, और ये जो ट्रेनें और बसें वो किसी राजनीतिक दल की या किसी राजनीतिक दल के नेता की पार्टी की बपोती नहीं है कि उन्होंने चलाई, वो जनता का पैसा है, जनता के पैसे से ये चीज़ें बनी हुई है। इसलिए इस तरह की जो बात करते हो जैसे कोई एहसान कर रहे हो जनता पे, और वो मजदूर जिसने आपको सत्ता बनाने लायक आपको काम दिए और आप इसका बेइज्जती कर रहे हो, तो ये बेइज्जती मत करिए आप। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप वरिष्ठ नेता पार्षद भी हैं और काफ़ी लंबे समय से मजदूरों के संगठनों से, श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए भी हैं। इस विपदा के समय दूसरे सभी संगठनों को किस तरह से काम करना चाहिए, और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जो शहर में और जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं मजदूर, जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, वो अपने कंधों पर अपने परिवारों को लाद कर चल रहे हैं, उनके लिए किस तरह से काम उन संगठनों को करना चाहिए बनिस्बत की क्रेडिट लेने से? क्या कहेंगे? एक तो मेरा ये है कि जो सरकार की योजनाएं निकल रही है उन योजनाओं की जानकारी आम जनता को नहीं हो रही है। दूसरा, जो जानकारी हम जैसे लोग जनता को दे भी रहे हैं तो उसमें जैसे एक बाधा दौड़ नहीं होती है कि आप इतना 2 फीट कूदेंगे, फिर 3 फीट कूदेंगे, फिर 4 फीट कूदेंगे, तो 5 फीट पे तो आप नीचे गिरेंगे, उसको कूद नहीं पाएंगे। अभी जैसे जिन विशेष श्रेणी के श्रमिकों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उसमें भी इस तरह की उन्होंने शर्तें डाल दी कि जन आधार कार्ड होना चाहिए। अब 10% लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो वो सारे लोग बाहर हो गए। मान लो जिसके पास जन आधार कार्ड हो गया तो उसको कह दिया भाई मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, वो आपको 100 में से 2 को नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो पिछले 5 दिनों से हम लोगों ने 300, 350 लोगों के नाम लिखे, लेकिन उनकी पता नहीं क्या व्यवस्था होगी। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि पूरे देश में भी शायद ये स्थिति हो, लेकिन उदयपुर में तो मुझे देखने को आया एक कोरोना के नाम पर एक तरह से डर और आतंक आम जनता में बिठाया जा रहा है, और एक तरह से प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही के रूप में सामने आया है। अब हम जैसे लोग भी जो सालों से काम कर रहे हैं जनता के बीच में, प्रशासन से भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो इस नज़र से हमको देखते हैं जैसे हम कोई उनके बीच में काम में रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि सबसे पहले तो हर रोज नहीं हो सके तो 3 रोज में जो भी उदयपुर के जो राजनीतिक, जो जैसे राजस्थान के या देश के स्तर पर जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जो सामाजिक संगठन है और जो प्रशासन के अधिकारी है, 25-30 महीने बैठे, 3 दिन में एक बार बैठे 2 घंटे, और वो ब्रीफिंग ले, रिपोर्टिंग ले कि भाई ये योजनाएं थी, ये काम हुए, अब ये कर सकते हैं। तो हमारी जो समस्या है हम लोग सीधे प्रशासन तक पहुंचा पाए, और प्रशासन की जो परेशानी है वो हमारे तक पहुंचे तो हम जनता तक पहुंचा पाए। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी काम है प्रशासन और राजनीतिक तालमेल होके, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो प्रशासन बिल्कुल ये स्थिति हो गई है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं, और पुलिस सरेआम, अब देखिए कि 2 दिन पहले उन्होंने डंडे मारे, रोज हम लोग यहाँ सामने डंडे खाते हुए लोगों को देखते उठक बैठक कराते, जैसे लड़ाई है वो जो कोरोना से नहीं होकर जनता से हो रही है। इसलिए सबसे पहला यही है कि प्रशासन के आतंक और तानाशाही पर रोक लगा के सरकार के ऊपर से ये निर्देश आए कि भाई हर 3 दिन में आप बैठक करके आप समस्याएं लो और उनको पूरी जानकारी अपनी योजनाओं को दो। और जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, हम लोग अभी बलिचा जाके आए तो हमको कोई पैदल अभी दिखा नहीं, आमतौर पे बसों में जो लोग आ रहे जा रहे हैं, तो अब वो स्थिति नहीं है जो 3, 5, 7 दिन पहले तक की थी। इसलिए उनके लिए अभी बात नहीं कर, मतलब मैं शायद उनके लिए अभी कुछ पता नहीं, बस उनके लिए तो यही कि उनको घर तक पहुंचाने की सम्मानजनक ढंग से सरकार अभी व्यवस्था करे। और जो अभी निर्माण मजदूरों की हमारे जो योजना है जिनको 2,500 रुपये मिलने का है, हमारे इस वार्ड में कम से कम 300 मजदूर हैं, उनमें से एक भी निर्माण मजदूर को 2,500 रुपये नहीं मिले। तो ये
जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि ये हम लोग प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो बैठक तो होगी, उसके बाद जो है ऐसा कोई नतीजे नहीं पाएंगे जिससे ये जो चुनौती हमारे सामने आई है उसका हम लोग उसका निपटारा समाधान कर पाएंगे। उदयपुर न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। ये थे राजेश जी सिंघवी, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और धरातल की ज़मीन से जुड़ी बात करते हैं। इनसे बात करने से एक बात पता चली है कि श्रमिक संगठनों ने हालांकि अपना प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन की तानाशाही और आपसी तालमेल की कमी के कारण कहीं न कहीं इन संगठनों को भी मजदूरों की मदद करने में या धरातल पर कार्य करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।